So we were discussing about fine lines in the spectra. तो उन्होंने azimuthal quantum number जो है ये fine lines in the spectra बताता है. Now what the hell is fine lines in the spectra? Fine line in the spectra का मतलब क्या है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक सोडियम का स्पेक्ट्रा, हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तुम, उसमें एक सोडियम स्पेक्ट्रा पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था? सोडियम का स्पेक्ट्रम. याद करना, सोडियम के स्पेक्ट्रम में मैंने तुम्हें कहा कि हमारे पास दो येलो लाइंस आती हैं, टू येलो लाइंस, दो येलो लाइंस आती हैं, एक जिसको हम D1 लाइन बोलते हैं और एक जिसको D2 लाइन बोलते हैं. ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आती हैं बेटा. किसमें आती है? सोडियम के स्पेक्ट्रा में. एक की वेवलेंथ याद होगी तुम्हें, 589 नैनोमीटर होती है और दूसरे की वेवलेंथ याद होगी तुम्हें 589.6 नैनोमीटर होती है. पर होती दोनों के दोनों येलो लाइंस हैं, होती दोनों की दोनों येलो लाइंस हैं. अब येलो का मतलब है विजिबल स्पेक्ट्रम. येलो का मतलब है विजिबल स्पेक्ट्रम जो दिखता है हमें. और विजिबल लाइन जो होती हैं वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं? फटाफट बोलो. विजिबल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? बाल्मर लाइंस. बिल्कुल सही. तो बेटे ये बाल्मर लाइंस है. तो दीज आर बाल्मर लाइंस. और मजे की बात है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये कोई अलग अलग लाइन नहीं हो सकती. अगर मान लो मैं बाल्मर की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे करके बात करता, अगर बाल्मर की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे करके बात करता, तो बेटा उसमें वेवलेंथ का बहुत ज्यादा फर्क होता. पर यहां वेवलेंथ का ज्यादा फर्क नहीं है. That shows this is one line only, but this one line is split up into two fine lines. लाइन तो एक ही है येलो कलर की, लेकिन वो ऐसे दो दिखाई दे रही हैं. So that are called as fine lines. That are called as fine lines. तो फाइन लाइंस क्या होती हैं बेटा? फाइन लाइंस होती हैं हमारे पास जब एक मेन लाइन नंबर ऑफ लाइंस में बटी हुई दिखाई दे, एक लाइन नंबर ऑफ लाइंस में बटी हुई दिखाई दे, तो उसको फाइन लाइंस बोलते हैं. ठीक है. जैसे मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाहूंगा ताकि वही बात आप क्लियर कर सके. ये देखिएगा, ये लाइन स्पेक्ट्रा दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख रहा है लाइन स्पेक्ट्रा कि नहीं? थोड़ा क्लियर करता हूं मैं, रुको ना. अब बोलो क्लियरली दिख रहा है? इसमें येलो लाइन देखो जरा, ऊपर में है नहीं, दूसरे में एक है, तीसरे में 4-5 है. सोडियम के स्पेक्ट्रा में 2 है, नीचे मरकरी के स्पेक्ट्रा में भी 2 है. तो लाइन तो एक थी येलो, लाइन तो एक थी येलो, बट ये क्या हो गया? दो फाइन लाइंस में स्प्लिट अप है. तो फिर फाइन लाइन जो है वो कौन एक्सप्लेन करता है? इस तरह की फाइन लाइंस आर एक्सप्लेन्ड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर. कैसे बेटे? ये कहता है कि एक शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं. शेल के अंदर छोटी छोटी सब शेल, जैसे कंट्री के अंदर छोटी छोटी सिटीज. तो ये हमें सब शेल्स बताता है. क्या बताता है? सब शेल्स बताता है. दिस टेल्स अस अबाउट द सब शेल्स. एक शेल के अंदर कितनी सब शेल होती है, इसके बारे में बताता है. और बेटा जो एल होता है, ठीक, इसकी वैल्यूज, एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज 0 to n-1 तक होती है. 0 से लेके n-1 तक होती है. मतलब क्या होगा सर इसका? ध्यान से समझो इसका क्या मतलब होगा. कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में. अगर मान लो मैं यहां शेल लिख रहा हूं, यहां मैं सब शेल लिख रहा हूं कि एक शेल में कितनी सब शेल्स हैं. देखो बेटे, अगर मैं शेल को n से लिखता हूं तो ये l से लिखूंगा. तो अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट शेल, तो l की वैल्यू n-1 यानी 1 - 1 0.
यानी एल की एक वैल्यू है। जीरो का मतलब जीरो वैल्यू नहीं, मतलब एक वैल्यू है, एक डिजिट वैल्यू है, यानी इसमें एक सबशेल है, वन सबशेल। यहां नंबर ऑफ सबशेल लिख देते, नंबर ऑफ सबशेल्स, तो ये वन सबशेल होगी, यानी फर्स्ट शेल में एक सबशेल होती है। अब बात करो अगर मेरे पास सेकंड है, सेकंड है, सेकंड मेन शेल सेकंड। अब 2 - 1 क्या आया? 1। तो 0 से लेकर 1 तक, यानी एक वैल्यू 0 भी होगी, दूसरी वैल्यू 1 भी होगी। तो सेकंड मेन शेल में हमारे पास दो सबशेल्स आती हैं, सो 2 सबशेल्स आर देयर, ठीक। यानी L इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सबशेल्स। मैं थर्ड सबशेल की बात करता हूं। अब थर्ड मेन शेल में ले लेता हूं 3। अगर n 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 3 - 1 दैट इज 2। तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो यहां पे 3 सबशेल्स आ जाएंगे, यानी फर्स्ट शेल में एक सबशेल होती है, सेकंड शेल में 2 सबशेल होती है, थर्ड शेल में 3 सबशेल होती है, ठीक। इसी तरह से अगर बेटे मैं फोर्थ भी ले लेता, तो फोर्थ में एल की वैल्यू 0 1 2 3 सारी होती ना, 0 1 2 3, तो 4 सबशेल्स होती। तो ऐसे जो हमारे पास एल है वो ये बताता है कि पहले शेल के अंदर एक ही सबशेल है, यानी पहले शेल में कोई सबशेल मतलब एक पूरी की पूरी शेल ही है वो। दूसरे शेल के अंदर 2 सबशेल्स होती हैं, शेल के अंदर 2 सबशेल्स होती हैं, 2 और शेल के अंदर 2 शेल। जैसे कंट्री के अंदर सिटीज, तो अब ये सिटीज हैं भाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक। ऐसे ही थर्ड में 3 सबशेल होती हैं, फोर्थ में 4 सबशेल होती हैं, सो एंड फोर्थ। क्लियर जी? सो एंड फोर्थ। अब बेटे यहां पे एक बात समझ लो, थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो उसके लिए हम एस सबशेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस सबशेल, छोटा एस, स्मॉल एस। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो उसको पी सबशेल बोलेंगे। अगर एल की वैल्यू 2 हुई तो उसको डी सबशेल बोलेंगे। अगर एल की वैल्यू 3 हुई उसको एफ सबशेल बोलेंगे। और अगर एल की वैल्यू 4 हुई तो उसको जी सबशेल बोलेंगे। और उसके बाद अगर चलेंगे तो जी के बाद अल्फाबेटिकली चल पड़ेंगे, जी से पहले तो नहीं, पर जी के बाद अल्फाबेटिकली चल पड़ना है। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो इट कॉरेस्पॉन्ड टू एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है तो कॉरेस्पॉन्ड टू पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 है तो उसके लिए डी लिखेंगे, 3 है तो उसके लिए एफ लिखेंगे, 4 है तो उसके लिए जी लिखेंगे। जैसे इन सबशेल्स का मुझे नाम देना है, ये जो सबशेल थी इनका मैं नेम लिखना चाहता हूं, ठीक। जैसे कंट्री इंडिया, उसके अंदर टाउन्स, उसके नाम तो होंगे ना। अब नेम कैसे लिखेंगे? एन को एज इट इज लिखा जाता है, एन तो एज इट इज लिख दिया। एन की वैल्यू 0 तो 0 स्टैंड्स फॉर एस। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो सब शेल होती है उसका नाम होता है 1s, उसका नाम क्या होता है? 1s। सेकंड शेल के अंदर इसको तो एज इट इज लिखेंगे 2s, 2 है ना, n तो एज इट इज लिखेंगे, बट n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? s, तो इसमें 2s भी होगा। और उसी तरह से ये 2 के आगे n की वैल्यू क्या है? 1 भी है, 1 कॉरेस्पॉन्ड टू p, तो इसमें 2p। तो ये 2 सबशेल्स हुई सेकंड में, 2s एंड 2p, ठीक। ये जो 2 सबशेल थी ये कौन कौन सी हुई? एक 2s हो गई, एक 2p हो गई। इसी तरह से अगर थर्ड मेन शेल में आ जाओ, तो थर्ड मेन शेल में पहले 3 तो एज इट इज लिखेंगे, अगर एल की वैल्यू 0 तो s, 3 एज इट इज लिखेंगे, एल की वैल्यू 1 तो p, 3 एज इट इज लिखेंगे, एल की वैल्यू 2 के लिए d। यानी जो थर्ड शेल की 3 सबशेल्स थी वो कौन कौन सी थी? वो थी 3s, 3p,
3D, ये सब शेल्स हो गई। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ फोर्थ शेल में इन सबका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली 4s, 4p, 4d, 4f, तो ये इसका नाम हो जाएगा भाई 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये चार सब शेल जो कि फोर्थ शेल में है, तो वो हमारे पास ऐसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि भैया हमारे को एल ने क्या बताया? एल ने सब शेल्स बताए बेटा। अब ये जो दो फाइन लाइंस आई है क्यों आई होंगी, इसको डिस्कस कर लेते, क्यों आई होंगी बेटे? बार्मर लाइन होती विजिबल। बार्मर लाइन कहां पे गिरने से मिलती है? यस बोलो, बार्मर कहां पे गिरने से मिलती है? बार्मर लाइन जब इलेक्ट्रॉन 2 पे गिरता है तभी मिलती है ना भाई। अब 2 के अंदर दो सब शेल्स हैं, 2 के अंदर दो सब शेल, अगर वो 2s पे गिरा तो अलग लाइन, 2p पे गिरा तो अलग लाइन। लाइन तो बार्मर की है और गिरा भी 2 पे ही है और उसमें एनर्जी का डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, पर एक अगर 2s पे गिरा तो अलग लाइन, 2 पे भी गिरा तो अलग लाइन, इसलिए तो दो लाइंस आई। इसका मतलब पार्शियल लाइंस अगर होती जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो थर्ड शेल पे गिरता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी 3 फाइन लाइंस आ जाती। ऐसे करके हमें फाइन लाइंस भी पता चलती। वो जस्ट ऑर्बिट नहीं है ये, अब इट इज नॉट ऑर्बिट बेटे, ठीक, सब शेल्स। क्लियर? तो बेटा जी ये हमारे पास हो गया कि एक मेन शेल के अंदर सब शेल्स कैसे होती है। तो हर मेन शेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सब शेल्स होती है। ठीक है जी, और उनका नाम ऐसे दिया जाता है। अब बात ये आ गई सर ये एसपीडीएफ ये क्या है? Why they are given a name as SPDF? ठीक है जी। तो एसपीडीएफ में एस जो होता है, एस रिप्रेजेंट्स शार्प, एस रिप्रेजेंट्स शार्प, एस का मतलब है शार्प। ठीक है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल टाइप, प्रिंसिपल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल। और जी का मतलब होता है जनरलाइज्ड। क्या मतलब होता है? जनरलाइज्ड, क्योंकि उसके बाद मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। उसके बाद बोला अल्फाबेटिकली लिखो। पर सर पहले तो ये बता दो ना यार कि ये एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा एस शार्प? बेटा मैंने बोला ये फाइन लाइंस, तो अगर फाइन लाइंस एस पे गिरने से आती है तो शार्प दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर क्लियर। पी पे गिरने से आती है तो प्रिंसिपल टाइप यानी जैसी होनी चाहिए थी वैसे। डी पे गिरने से आएगी तो क्लियरली नहीं दिखाई देगी, डिफ्यूज्ड सी दिखाई देगी। और एफ की अपनी अलग तरह की होगी जो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, एक अलग तरह की लाइन आए, फंडामेंटल टाइप, उसका अपना फंडामेंटल। और जी के बाद अभी तक आई नहीं, जब आएगी तो देखेंगे हम, जी के बाद आगे देखेंगे हम। क्लियर होगी बात? तो बेसिकली ये एसपीडीएफ स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, एसपीडीएफ स्पेक्ट्रल टर्म्स। तो अभी तक जो मैं समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि एन से हमें मेंशन मिली थी और एल ने हमें सबशेल दी। याद ये रखना है एल की वैल्यूज 0 से लेके एन माइनस तक, -1 तक होती है। ठीक, 0 से लेकर के n-1 तक। और ये हमेशा ध्यान रखना L कैन नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू N। L कभी ना तो इक्वल हो सकता है ना कभी ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, हमेशा कम ही रहेगा क्योंकि n-1 रहेगा। तो L की वैल्यू हमेशा n से कम ही रहनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं उस पर फोर्थ शेल में 4 आ जाए, नहीं आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अब 2-3 बच्चे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। यस अंगद बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। यस सर, अगर L8 होगा देन कौन सी लाइन आएगी? बेटे L8 पहले तो अभी तक आया नहीं, पहली बात, बट अगर आएगा भी तो हमारे पास क्या होगा? 0 1 2 3 4, 4 से बना जी, अभी तक तो जी भी नहीं आया, बट 4 से बना जी,
उसके बाद तो वैसे ही बेटा 7th शेल के बाद तो कॉन्टिनम आ जाता है, उसमें लाइंस बनती नहीं है। ओके सर। आपको ये बताया गया था ना, देखो आपको सीरीज बताई गई, बोला पहली सीरीज लाइनमैन सीरीज, दूसरी सीरीज पाल्मर सीरीज, तीसरी सीरीज पार्सन सीरीज एंड सो एंड फोर्थ, और 7वीं सीरीज मैंने आपको बताई थी ड्यूरेंट सीरीज, वो मैंने बताई है, किसी ने नहीं बताई है तुम्हारे, ना ही किसी तुम्हारे दोस्त को पता है ड्यूरेंट सीरीज भी होती। पर 7 के बाद मैंने बोला देयर इज अ कॉन्टिनम, तो उसके लाइन तो आएगी नहीं, कॉन्टिनम का मतलब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सो देयर विल बी नो लाइन। गॉट इट? तो सर बैंड दिखेगा, मतलब बैंड ऑफ कलर्स दिखेगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? सर बैंड दिखेगा मतलब अगर ये सेपरेटली लाइंस ऑब्वियसली रहेंगी? उसके बाद एक बैंड होगा, पूरा लाइन, पूरा लाइट का बैंड होगा। ओके सर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे ओजस, हाँ बोलो ओजस, क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी पूछो। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हम एल की वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अरे बेटा ये तो गिवन रूल है हमारे पास, दिस द गिवन रूल, समझ में आई बात? ओके सर, तो सर 0 भी एक सबशेल होगा मतलब? हाँ जी, 0 भी एक सबशेल है, इट इज अ वैल्यू। ये मैंने बोला ना, इट इज अ, क्या कहा आपको कि ये सब सॉल्यूशंस है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। सो हमने सॉल्व करके एक वैल्यू निकाली, वो 0 आ गई, एल के लिए सॉल्व करके एक वैल्यू निकाली, 0 आ गई, तो दिस इज वन वैल्यू ना। ओके सो गॉट इट। हाँ जी, अगला वेदांश, आप क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी बोलो। यस सर। सर आपने बोला कि 4 के बाद जितनी भी आएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे जी के बाद, तो सर ऐसे तो एस एंड पी भी फिर रिपीट हो जाएंगे। हाँ जी, सर आपने बोला था फोर्थ शेल के बाद जी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे नेम देने के लिए, तो सर उसमें तो एस एंड पी भी रिपीट हो सकते हैं फिर तो? अरे बेटा यहां तक तो हमें पता थी, अभी तक हमारे पास आ गई लाइन, उनका नेचर हमने देख लिया, इसके बाद अभी तक आई नहीं है। इसके बाद मैंने बोला वैसे कॉन्टिनम आ जाएगा, लाइंस नहीं आएंगी बेटा जी, तो हम उसका नेचर कैसे डिफाइन करेंगे यार? यस सर। ठीक। अभी तक एड द मैक्सिमम 7 शेल्स है बेटा, प्रोबेबिलिटी तो हम 1000 शेल की भी लगा सकते हैं, लाख शेल की भी लगा सकते हैं, पर जितने एलिमेंट हैं आज हमारे पास, उसमें मैक्सिमम ऑफ 7 शेल्स हो सकती हैं आज जितने एलिमेंट हैं। क्लियर? यस सर, यस सर, थैंक यू। ओके, अब ये सब शेल्स इसने बता दी, नाम करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, और कितनी सब शेल्स होती वो सिखा दी, एन और एल में रिलेशनशिप क्या है वो सिखा दिया। पर सर एक बात आपने बताई कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट द हेल इज एंगुलर क्वांटम नंबर, क्यों बोलते हैं? बेटे किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो 2 वजह से बनता है। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो डिस्टेंस की वजह से, कि उसका डिस्टेंस कितना है, 2 वजह से बनता है, ये रीजन लिख रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑब्लिक न्यूक्लियस से जितना दूर है, जितना पास है, उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं? एक बात बताओ, फोर्स जो होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, कितना पास है? करेगी ना? तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उसकी जो फोर्स अलग अलग होगी तो उसका मोमेंटम अलग अलग होगा। तो एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा वो घूम कैसे रहा है, ओरिएंटेशन, कोई चीज कैसे घुमा रहे हैं, कैसे मूव कर रही है, उसके ऊपर भी तो उसका एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा। उसका थीटा क्या है, एंगल क्या है यार, एंगल पे भी तो डिपेंड करेगा। तो जो डिस्टेंस वाला एंगुलर मोमेंटम है, जो डिस्टेंस का पार्ट है एंगुलर मोमेंटम का, उसके लिए बोहर ने फॉर्मूला दे दिया था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये तो बोहर ने फॉर्मूला दे दिया था, यानी मेन शेल की वजह से। डिस्टेंस हमें कौन बता रहा था, मेन शेल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो मेन शेल का जो होगा, मेन शेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी डिस्टेंस का जो कंट्रीब्यूशन होगा मेन शेल का, वो बोहर ने दिया था mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। और मैंने ये प्रूव भी किया था डी ब्रॉगली में कि बोहर का सारा मॉडल गलत हो गया, लेकिन ये आज भी सही है। यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई।
पर ये मेन शेल की कंट्रीब्यूशन थी। ओरिएंटेशन में सब शेल आ जाती है, तो कुछ सब शेल की कंट्रीब्यूशन भी होती है, कुछ मेन शेल की, कुछ सब शेल की। जो सब शेल की कंट्रीब्यूशन होती है उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो सब शेल की कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है एमबीआर इज अंडर रूट ऑफ L into L plus 1 h upon 2 pi, where L is azimuthal quantum number। क्योंकि L को पुट करके हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, इसलिए इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। Therefore it is called as angular quantum number। जैसे कि मैं इस साइड से मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, यहां चलो क्या मिटाना है अभी आगे मिटा दें। मान लो आपको बोल दिया 5s में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। 5s में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो बेटा s यानी सब शेल। अगर सिर्फ लिखा होता 5th शेल में तो शेल होती, लेकिन 5s s लगा दिया तो s का मतलब सब शेल। SPDF ये क्या होती है, सब शेल्स होती। अगर सिर्फ यही नंबर लगा होता, बोलते फर्स्ट शेल में निकालो, सेकंड शेल में निकालो, थर्ड शेल में निकालो, तो बोहर का फॉर्मूला लगता। पर जब आपको SPDF लिख दिया जाए तो मतलब सब शेल की कंट्रीब्यूशन है, तो यहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो S के लिए L की वैल्यू बोलो, S के लिए L की वैल्यू बोलो क्या होती है, ऊपर लिखी है मैंने, क्या होती है, 0। सो ऑब्वियसली L की वैल्यू यहां 0 होती है। अगर 0 आए इधर पुट कर दो, MBR इज अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ऑब्वियसली S सबशेल की वजह से एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन 0 होती है। जो इलेक्ट्रॉन S सबशेल में होता है उसमें सबशेल की कंट्रीब्यूशन 0 होती है, सबशेल की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। चाहे वो 2s में होता, चाहे वो 3s में होता, 4s में होता, 5s में, s ही देखना था ना बेटा। s के लिए L की वैल्यू 0 होनी थी तो उसकी कंट्रीब्यूशन 0 ही होनी थी। बट अगर यही मैंने 5p में पूछा होता, किसमें पूछा होता, 5p में, तो 5p के लिए p के लिए L की वैल्यू बोलो फटाफट। p के लिए L की वैल्यू 1। तो अब कैसे निकालते, बोलते अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यानी रूट 2 h अपॉन 2 पाई। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो करना चाहो तो। ये 2p में सब शेल का कंट्रीब्यूशन एंगुलर मोमेंटम में क्या था, रूट 2 h अपॉन 2 पाई। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मेन शेल की वजह से है, एक पार्ट सब शेल की वजह से है। सब शेल की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकलता है, और उसका फॉर्मूला हमने ये निकाला हुआ है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। याद रखना h अपॉन 2 पाई अंडर रूट से बाहर है, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट से बाहर है, जबकि अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 ये अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे L की वैल्यू पुट करने का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने, और मेन शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो वो ऐसे निकालना। खैर क्वेश्चन तो मैं आगे करवाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन के बारे में मत सोचिएगा, अभी तो सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि इसको एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब शेल की कंट्रीब्यूशन इन एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो चलिए अब समझें कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताता है। ये एक्सप्लेन करता है कि फाइन लाइंस क्यों बनती है। Why in a spectra there can be fine lines? क्यों, क्योंकि मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, और उन सब शेल का नंबर कैसे निकालते हैं, 0 से n-1 तक। 0 अगर L की वैल्यू होती है तो दैट इज S,
1 होती है P, 2 होता है D, 3 होती है F, ठीक, 4 होता है तो G। इस तरह पहली शेल के अंदर हमारे पास 1s सब शेल होती है, दूसरी शेल के अंदर 2s 2p होता है, तीसरी शेल के अंदर 3s 3p 3d होता है, एंड सो एंड फोर्थ। तो ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल्स बताए। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें एंगुलर मोमेंटम का भी पार्ट मिलता है, वन पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला mvr is equal to under root of L into L plus 1 h upon 2 pi। चलो मेरे प्यारे बच्चों बोलो, समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अब अपन तीसरा क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे और उसको समझेंगे कि वो हमें क्या क्या बताता है, वो हमें क्या क्या बताता है। अब तीसरा क्वांटम नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर 3। एक्सक्यूज, हाँ जी बोलो जस्ट। हमें अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इन बोलो बेटे। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, यस टेल मी। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने टोटल निकालना है तो हमें जो मेन शेल का एंगुलर मोमेंटम है और जो सब शेल का एंगुलर मोमेंटम है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करवाए ना तुम्हें बच्चे, है ना? अभी यस तो सर, थ्योरी बता रहा हूँ ना बेटे। यस सर। तो मैं करवाऊंगा बेटा क्वेश्चन कि अगर मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना तो कैसे निकालना होगा और किस चीज में कैसे देखते हैं, ठीक है ना बेटा? तो डोंट वरी, ठीक। मेरा मकसद ये है कि जो अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको तो समझ लो, टोटल कैसे निकालना है वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी तो इस पे क्वेश्चन अभी तुमने सीखा ही कुछ नहीं है बेटा, अभी तो यहीं पर तुम पूछ रहे हो, आगे ऑर्बिटल आने हैं, ऑर्बिटल के बाद स्पिन आनी है, फिर कई सारी चीजें होती है ना बेटा। तो थोड़ा सा धैर्य धरो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो एनी हाउ, अगला पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से डिटरमिन करते हैं। ओके, जस्ट ये बताओ बेटा, जीमैन इफेक्ट क्या होता है? Sir, Zeeman effect is the spectrum formed like the main lines are splitted with the help of magnetic field. हाँ, यानी स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Just 1 second बेटा, there is certainly